पानी पीने का सही तरीका क्या है? खड़े होके पिया जाए या बैठ के पिया जाए? अगर आप पानी पीते हैं और पानी पीने से आपको बार बार पेशाब लगता है तो समझ लीजिए कि वो पानी आपके शरीर में नहीं लग रहा है। अगर आप पानी पीते हैं तो आपका शरीर में सूजन हो जाता है, पैर में, हाथ में फूल जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं एक आलू के सहायता से, एक अंडे के सहायता से पानी पीने का सही तरीका क्या है। उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे आलू ले लिया, आलू को 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो हमने बीकर ले रखा है, इसमें आपने डाल दिया है एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, और इसमें आप डाल दीजिए पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। एक में हमने नमक डाल दिया, 1 चम्मच डालना चाहिए था, चम्मच हमारे पास अब उठने का मन नहीं कर रहा है, 1 चम्मच हमने नमक मिला दिया है। ओके, तो हमने इसको जो है पानी मिला दिया है। अब मिलाने के बाद हम इसको रख दिए हैं दूर। ठीक है, अब दूसरा नंबर आता है अंडा। अंडे को पहले करना पड़ेगा नंगा। अंडा है नंगा, नंगे को बोलते हैं इंग्लिश में नेकेड। नेकेड एग पहले बनाते हैं। नेकेड एग बनाने के लिए आप उसी में डाल देना है आपको सिरका यानी एस्टिक एसिड, तो इसमें निकलेगा ढेर सारा बबल। ओके, अब हम इसको 24 घंटे के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, और जब तक 24 घंटा बीत रहा है तब तक मैं आपको पकाता हूं। इधर पानी पीना क्या होता है तो उस चीज को पहले समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। ये हमारा है पेट। पेट में हम पीते हैं पानी। हमारे पास पानी आ गया हमारे पेट के अंदर। अब इसी पानी को पहुंचाना है कहाँ? हमारे ब्रेन में पहुंचाना है, मसल्स में पहुंचाना है, किडनी, पैंक्रियाज, हमारे पैर में, हड्डी में, हर जगह पहुंचाना है। ये हमारे पास है ब्रेन का सेल, ये हमारे पास है लीवर का सेल, किडनी का सेल। ठीक है, ये हमारे पास किडनी का सेल हो गया। अब जब हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद यहाँ पे होता है ढेर सारा ब्लड की कैपिलरीज, जो पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेते हैं, और यही वाली पानी की सप्लाई जाती है ब्लड कैपिलरी, आपके ब्रेन में जाएगी, आपके लीवर में जाएगी, और आपके जो है किडनी में जाएगी। और जब ये पानी इस ब्लड से निकलकर आपके कोशिका के अंदर, आपके ये वाला पानी यहाँ से निकलकर जैसे ही कोशिका के अंदर जाता है, इसी को बोलते हैं पानी पीना। अगर ये कोशिका तक नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब कि वो आपके पेशाब के रास्ते से निकल जाती है, जिससे वजह से आपको बार बार पेशाब होता है। अगर आपको पानी पीने के बाद बार बार पेशाब हो रहा है जल्दी, वो भी ऐसी बात है, पानी ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जब भी आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो पानी आपके कोशिका के अंदर नहीं जा रहा है। तो आइए हम जो है पानी कोशिका के अंदर पहुँचाते हैं। कैसे? ओके, पानी को कोशिका के अंदर पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा एक कोशिका। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोशिका बनाना बड़ा ही आसान है। ये हमारे पास कोशिका है, ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में जानते हैं लाल लाल होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हमारे पास ललका वाला खून, उजरका वाला खून वगैरह वगैरह। ये इधर से खून जा रहा है, इधर से खून चला जा रहा है। इसमें भरा है आपका पानी, ये वाला नीला पानी कलर का होता है, तो हम इसमें पानी पानी लिख देते हैं। अब इसी पानी को इस कोशिका तक पहुंचाना है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी पूछेगा भाई किसी को पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, हाँ कहता हाँ मुझे पानी चाहिए। तो ये कहता है कि हमको पानी तो चाहिए, लेकिन आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये रास्ता आपके लिए बड़ा ही कठिन है। अगर ये पानी इस रास्ते को क्रॉस करके अच्छे से चला गया अंदर, तो समझ लीजिए आपका पानी सफल जगह पहुंच गया। अगर पानी यहाँ तक नहीं पहुंचा तो पानी जैसे जाएगा किडनी के बाद, वो पेशाब करके बाहर निकाल देगा बिना यूज़ किए हुए। आइए पहुंचाते हैं अंदर। अंदर पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें कोशिका इसके अंदर पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं। दोनों आपस में तालमेल करके बताते हैं इस पानी को लेना है कि नहीं लेना है। इस कोशिका के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उस चीज़ का नाम है केला। तो केला कहाँ पाया जाता है? हमारे कोशिका के अंदर। बनाना में क्या पाया जाता है? हमारे पास पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। एक है PO4, इसको अभी बचा के रखिएगा। तो केला में क्या पाया जाता है? पोटेशियम और मैग्नीशियम। और कोशिका के बाहर कौन सा आयन पाए जाते हैं? नमक और खाने वाला सोडा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? कोशिका के बाहर। तो नमक हो गया आपका सोडियम, Cl थोड़ा दूर लिख देते हैं,
अभी आपको बाद में बताएंगे क्यों। और इसका खाने वाला जो सोडा होता है ये है बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला होता है सोडियम NaHCO3। तो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। NaH तो हमने पहले से ही लिखा हुआ है, सिर्फ HCO3 लिखना रह गया है, ठीक है। तो कोशिका के बाहर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और कोशिका के अंदर पाया जाता है हमारे पास केला, और यहाँ पे पाया जाता है दूध यानी कैल्शियम। और ये जो नमक होता है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इन दोनों की एक खास बात होती है, ये पानी को अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास नमक है और हमारे पास है यहाँ पे है खाने वाला सोडा है, और जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे आप देखेंगे कि जो है बहुत तेज़ी से जो है सोख लेगा। देख रहे हैं, देख रहे लिबलिबा हो गया ना ये पूरा। ये पानी को अवशोषण और होल्ड करने की क्षमता इन दोनों में, देख रहे हैं नमक जो है, तो आपको पता ही है पानी को अवशोषण करने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है। ओके, तो कोशिका के अंदर जो भी मिनरल्स जो भी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो फ्लूइड कोशिका के बाहर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका ये वाला भी चीज़ इंक्लूड हो जाएगा और जो ब्लड के अंदर होता है वो वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, दोनों। तो अब यहाँ और इन सभी केला और आपका नमक और आपका खाने वाला सोडा को पूरा मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट। बहुत लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट का एक घोल आता है पीजिए, है ना, जीवन रक्षक घोल पीजिए। तो जीवन रक्षक घोल में क्या होता है, ये सारे आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इसको पूरा बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर पाया जाता है वही वाला इलेक्ट्रोलाइट इसके जो है अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर। अगर आप ब्लड टेस्ट कराने गए और डॉक्टर साहब ने यहाँ से खोज करके अपना खून निकाल लिया और जाके इलेक्ट्रोलाइट चेक किया, तो बेसिकली वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का इलेक्ट्रोलाइट बताएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है। तो ये जो हम सारी केमिस्ट्री बता रहे हैं, बीच वाले और अंदर वाले यही इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करेंगे कि ये वाला पानी लेना है कि नहीं लेना है। कैसे? पानी का जो आदान प्रदान है डिपेंड करता है कि इसमें कितनी गंदगी है। जी हाँ, गंदगी। सेल यहाँ पे और यहाँ पे गंदगी, जितने ज़्यादा गंदगी होगी वो उतना ज़्यादा प्यासा होता है, वो उतना ही ज़्यादा अपने अंदर पानी सोखने की क्षमता रखता है। गंदगी ये जो है बायोलॉजी वाली गंदगी नहीं, ये केमिस्ट्री वाली गंदगी है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे तो आप सब जानते होंगे, जब भी किसी पानी में थोड़ा सा इम्प्यूरिटी मिला दें तो पानी का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे होता है प्योर पानी, कोशिका के अंदर भी होता है प्योर पानी, अगर उसमें कुछ मिला दो तो वो होता है इम्प्यूरिटी। तो जितने ज़्यादा इम्प्यूरिटी मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी उसके अंदर खींचने की क्षमता होती है, और इस क्षमता को बोलते हैं ऑस्मोलरिटी। अब यहाँ पे हमने जो है पानी का जो ऑस्मोलरिटी होता है वो होता है 0। जैसे हमने इसमें गंदगी मिला दिया, अब इसका ऑस्मोलरिटी बढ़ गया। जब ऑस्मोलरिटी बढ़ जाता है तो पानी को अपनी तरफ खींचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में इतना बढ़िया तारतम्य बना रहता है कि दोनों साइड का जो हमारे पास दबाव है, ऑस्मोलरिटी हो, बराबर हो। कितना कितना हो? मान लो 290 इधर और 290 इधर, बराबर। अब ये इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इधर है, कोई जरूरी नहीं कि सेम इलेक्ट्रोलाइट अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइट बाहर, सिर्फ ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर में जितनी भी गंदगी मिलाया गया है इधर, उतने गंदगी मिला है इधर, तो सब कुछ बराबर है। 290 ऑस्मोलरिटी आया है, आया कहाँ से? इसका एक फार्मूला होता है, मैं केमिस्ट्री ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहता हूँ। बराबर होता है 2 इंटू सोडियम प्लस 2 इंटू पोटेशियम प्लस शुगर प्लस यूरिया। तो ये जो सोडियम होता है 135 होता है, प्लस 2 इंटू शायद ये कितना होता है, 5 होता है। 5, ये भी 5, ये भी 5। पहले का को तोड़िए फिर भागा का तोड़, गुणित धन तोड़ के अंतिम में धन को तोड़, ठीक है। इसको पूरा भाग करेंगे तो आ जाएगा 290।
और ये है फार्मूला, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का जरूर है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है 135 है और हमारे पास पोटेशियम 5 है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम की मात्रा कम है, लेकिन ज़रूरी सब है। ठीक है, कम है किसका, अब पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो आपको पानी कुछ के अंदर नहीं जाएगी, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो इसको हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते हुए इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो मान लो कि अगर आपको फीवर है, आप बीमार हो, कहने का मतलब फीवर, जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है आपके शरीर का पानी निकलता है तो पानी कम हो जाती है शरीर में। अगर आप बीमार हो तो इन जनरल आप पानी नहीं पीते हो, इसलिए जो है आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। वॉमिटिंग, उल्टी, अगर आपने उल्टी कर लिया, आपके शरीर का सारा फ्लूइड बाहर आ गया तो आपके शरीर में पानी कम पड़ गया। व्रत है, निराजली व्रत, और अगर आप इसको हैबिट भी कह सकते हैं। हैबिट का मतलब मान लो कि अगर ऑफिस में गए, दिन भर काम करने में इतने मशगूल रहे कि पानी पीने भूल गए, जैसे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूख गया है, तब पानी देना। तो क्या होगा कि जब आपके शरीर में पानी कम होता है तो ये पानी जो यहाँ के एरिया से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये निकल के चला जाता है यहाँ पे। जब पानी यहाँ से निकलेगा तो इस एरिया में मिनरल तो सारे वहीं रहेंगे, लेकिन पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो मिनरल 100 मिनरल थे 1 लीटर में, अब उतना ही मिनरल आधा लीटर में हो गए। कहने का मतलब अब वहाँ का जो ऑस्मोलैरिटी है, दबाव है, बढ़ गया। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मान लो कि 290 के बजाय ये जो है 320 आ गया इस एरिया में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी एरिया में ऑस्मोलैरिटी यानी दबाव बढ़ता है पानी पीने का, पानी पियो, तब ये पानी लेगा, पिएगा। कहाँ से पिएगा? सबसे कमजोर कोशिका है, इसमें से पानी निकाल लेगा बाहर। जब पानी निकाल लेगा तो ये जो है आपका कोशिका चुचक जाएगा, पिचक जाएगा। पानी कोशिका के बाहर निकलने की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस को समझने के लिए आइए हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे, जो हमने वीडियो के शुरू में बता रखा था। ये देखिए, हमने जो है नमक डाल रखा था एक में हमने आलू रखा था पानी में डाल के। 24 घंटे बाद हमने ऑलरेडी यहाँ पे 24 घंटा पहले डाल के रखे थे। हमारे पास ये आलू है, हम इन दोनों आलू को बाहर निकालते हैं। नमक वाला है और ये पानी वाला है। क्या हुआ ऑब्जर्वेशन में, इसमें क्या हमने पाया? सबसे पहली चीज़, जो हमने नमक में रखे थे वो आलू देख रहे हैं लचीला हो गया है। अब ये जो है हार्ड हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से जो कोशिकाओं के अंदर जो पानी था एक्सोऑस्मोसिस की वजह से बाहर आ गया। और आपने क्या देखा, इसको हमने बराबर क्वांटिटी, बराबर लेंथ में काटा था, और आप देख सकते हैं इसकी थोड़ा सा जो है ये जो हमने नमक में डाला था छोटा हो गया, क्योंकि ये जो है चुचक गया है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो क्या होगा अगर आपको डिहाइड्रेशन होगा? सेल आपका जो है सिकुड़ जाएगा। क्या अगर हम आपके ब्रेन के सेल से पानी निकाल दें तो आपका ब्रेन का सेल भी इफेक्ट पड़ेगा, चुचक जाएगा। आपका जो है पैंक्रियाज और लीवर का सेल भी चुचक जाएगा, आपका किडनी का सेल भी चुचक जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा हेडेक, सर दर्द होगा, तो आपको डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, ये जो किडनी है क्या करता है कि किडनी जो है पानी को पेशाब में कन्वर्ट करने से थोड़ा सा रोक देता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब का कलर येलो हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हार्ट, आपने सुना होगा कि सोडियम ज़्यादा खाने से हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट अटैक आ सकता है वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। मसल, आपको जानते हैं सारा हमारा मसल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैल्शियम की वजह से ही होता है। तो आपका क्रैम्प्स भी आपके मसल्स में होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लड़की हैं, अगर आपका पीरियड वाला सिचुएशन में अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है तो आपके पीरियड में एबनॉर्मलिटी आ सकती हैं। और ये सब जब आपको सिम्टम आया, आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ से ब्लड से निकालेगा, टेस्ट करेगा, पता लगेगा ओहो आपको जो है डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन होने के बाद डॉक्टर साहब क्या करेंगे, एक आपको ड्रिप लगा देंगे। ड्रिप कहाँ जाएगा? आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा देंगे। ये रेगुलेटर छूने का बड़ा ही मन करता था। जब मैं छोटा था, किसी को पानी चढ़ रहा है तो उसको छूने का कम ज़्यादा करने में बड़ा ही आनंद आता है। जब हम छोटे थे, फेंका हुआ बोतल लेके आते थे और पानी में चढ़ा करके हम पेड़ों को
आईवी फ्लूइड लगा देते थे और रेगुलेटर यहाँ से ले करके बहुत मजा लेते थे। यहाँ से रेगुलेट कर दिया और पानी चढ़ा दिया। लोग कहते हैं पानी चढ़ रहा, पानी चढ़ा। पानी में क्या होता है, इस पानी को बोलते हैं HNS। अगली बार जब आप सब पानी चढ़वाने जाइएगा, कहीं चढ़ रहा हो तो इसको नाम पढ़िएगा। उसका नाम अजीब अजीब होते हैं, NS भी हो सकते हैं, है ना, DNS होता है, D10, D25, इस तरह से ढेर सारे नाम होते हैं। लेकिन अभी आप HNS के बारे में जानिए। H मतलब हाफ, हाफ, N मतलब नॉर्मल और S मतलब सेलिन। हाफ नॉर्मल सेलिन। नॉर्मल सेलिन क्या होता है, जो हमारे पास ये सोडियम होता है शरीर के बाहर, कोशिका के बाहर, जनरली वो 0.9% होता है। 0.9% सोडियम यानी NaCl हमारे शरीर के अंदर होता है। 0.9% का क्या मतलब होता है, 100 ml पानी ले लीजिए, ठीक है, ये जैसे हमने 100 ml पानी ले लिया और इसमें जो है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो इसमें आपको एक चुटकी नमक डाल देना है। एक चुटकी मतलब 0.9 ग्राम तौलिए, तौल के इसमें डाल दीजिए। अब इसका जो कंसंट्रेशन बना इसको बोलते हैं नॉर्मल सैलिन वाटर। जो यही नॉर्मल सैलिन वाटर जो हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। तो अगर NS लिखा हो गया तो समझ लीजिए कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ डाल रहे हैं जो आपको शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर HNS डाल रहे हैं तो इसका मतलब इसका हाफ कर दीजिए। हाफ मतलब 0.45% NaCl। और इस सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो बहुत ज़रूरी है। जो हमने डिहाइड्रेशन बताया क्यों हुआ ये मैंने बताया नहीं। पानी नहीं पीना, फीवर हुआ आपको भी बताया। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो है आपका खाना। खाना मतलब जैसे आप मार्केट में गए, ढेर सारा चिप्स खाए, पॉपकॉर्न जिसमें टैक्स फ्री है या टैक्स कम है, वो वाला पॉपकॉर्न जिसमें नमक वाला है, कैरेमलाइज्ड वाला नहीं। कैरेमलाइज्ड में ज़्यादा टैक्स लगता है 18%। जो नॉन कैरेमलाइज्ड होते हैं, नॉन शुगर वाले जिसमें नमक मिला हुआ है, वो पॉपकॉर्न का टैक्स 5% है। और जो है नमकीन और जो है मसालेदार खाना। मसालेदार खाना में क्या होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नमक। जब आप ये चीज़ें खाते हैं ब्लड में आता है और ये सारे सोडियम 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 सोडियम, ठीक है, बढ़ गया। जब ये बढ़ गया तो ऑस्मोलरिटी 290 से 320 चली गई। अब ये पानी इधर से अंदर खींच लिया और आपका सेल चुचक गया। तो ये मैंने आपको बताना भूल गया। तो खाना भी डिटरमाइन करता है। तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको लगा दिया HNS। अब ये पानी गया अंदर, अब ये पानी आ गया यहाँ पे। पानी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी, पानी ले लो, पानी। मान लो कि हमने जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। हमने ढेर सारा खाना खाया, नमक खाया, चिप्स खाया, पॉपकॉर्न खाया 5% टैक्स वाले पे, हमने नमक खाया। अब डॉक्टर साहब ये HNS लगा रहे हैं। HNS लगाएंगे तो पानी आएगा ज़्यादा और इसमें सोडियम कम मिला हुआ है, इस वजह से इसका जो कंसंट्रेशन है आयंस का अब ये कम हो गया, यानी ऑस्मोलरिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे ड्रिप चढ़ाते चले जाएंगे। तो कितना कम हो जाएगी, 320 से घट के मान लो कि 290 हो गया। अब जो 290 हो गया मतलब बाहर और अंदर का जो है ऑस्मोलरिटी बराबर हो गया। अब इसको हम और देर तक चढ़ाते रहेंगे पानी, तो घट के जो हो जाएगा 270 हो जाएगा। जब 270 हो जाएगा आपकी कोशिका के अंदर, अब ये ऑस्मोलरिटी इसके तुलना में इसका ऑस्मोलरिटी बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका 290 फिक्स है। अब इसका हमने घटा के 270 कर दिया। किसने किया, बड़का डॉक्टर साहब ने कर दिया। तो जैसे ऑस्मोलरिटी इसकी कम हुई, फलस्वरूप इसका ऑस्मोलरिटी बढ़ा। अब ये पानी जो है इधर से इधर आना शुरू कर देगा। अब आपको समझ में आया। अब ये पानी पहुंच गया कोशिका के अंदर। पानी को कोशिका के अंदर जाने की घटना को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस चीज को समझने के लिए आइए अंडा रूपी कोशिका से बात करते हैं। हमने एक अंडा लिया था, उस अंडे को हमने जो है एक एसिटिक एसिड के अंदर डाल दिया था, ये करने के लिए ताकि इसके ऊपर का जो लेयर है, जो सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो घुल जाए। और घुलने के बाद हम इसका कोशिका जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो एग है दरअसल में एक सेल है, एक कोशिका है। ये जो मेम्ब्रेन है चारों तरफ, ये वाला मेम्ब्रेन और आपका ये वाला मेम्ब्रेन एक ही है। इस मेम्ब्रेन को एक बायोलॉजी की भाषा में एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं सेमी पर
परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन वही है, वही वाला मेम्ब्रेन आपके आलू में भी था। हिंदी में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उड़िया? अर्ध पारगम्य, पारगम्य झिल्ली। देखा, भूला नहीं हूं मैं अभी तक। ठीक है, यह है अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, साइज देखिए। ये हमारा जब अंडा डाला था एस्टिक एसिड में डालने से पहले, सिरका में डालने से पहले, ये सिरका में डालने के बाद, अब देखिए इसकी साइज बड़ी हो गई, बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। आइए अब बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस को। अगर हम इसको एक्सोऑस्मोसिस करना है, ठीक है, तो हम फूटना नहीं। ओके, अब हमको इसको एक्सोऑस्मोसिस करना है, बाहर निकालना है। इसके लिए आपको चाहिए ये, आपको उस नेकेड अंडे को किसी ऐसे भी चीज में डालना होगा जिसका ऑस्मोलैरिटी अंडे के अंदर पाए जाने वाले ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा हो। हमने यहाँ पे ले रखा है मेपल सिरप। आप चाहो तो इसको कॉर्न सिरप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो हनी यूज़ कर सकते हैं। घबराइए नहीं, आपको इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं सब। इसीलिए तो मैं हूँ, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन। तो ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे ना करना पड़े, ताकि हमारे चैनल से ही आपका काम हो जाए। ये देखिए, ये हमारे पास था एस्टिक एसिड में डालने के बाद जो एंडोऑस्मोसिस हो गया। अगर इसको हम हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखें, देखिए ये अंडा अब कितना चुचक के छोटा हो गया। ये उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिचुएशन, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सिचुएशन। जैसा कि मैंने आपको इस अंडे में बताया कि जैसे कि हमने इसको एस्टिक एसिड में रखा तो ये थोड़ा साइज इसका बढ़ गया, तो उसी तरीके से जब पानी कोशिका के अंदर जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा, गोला हो जाएगा, गोप, है ना, फूल जाएगा। जैसे रिसियान वाला दूल्हा गाल फूला कर बैठा रहता है, उसी तरह से फूल जाएगा। जब ये फूल जाएगा तो ये टूट जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आप परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर किसी एनिमल कोशिका को पानी के अंदर डाल दें तो क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन क्या हमारे शरीर की कोशिकाएं फटती हैं? नहीं फटती हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे कि पानी इसके अंदर आने लगा, अब इसका 290 हुआ था, अब 200 जो है 80 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाए। लेकिन जब ये ज़्यादा पानी अंदर आने लगेगा, 260, 225, है ना, 200 होते होते बम ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। उसको करने के लिए क्या करता है हमारा कोशिका? कुछ आयंस को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है अंदर भी, ये सारे आयन अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया सारे ज़्यादातर ये सब बाहर रहते हैं, ज़्यादातर ये अंदर रहते हैं। तो क्या करता है कि सोडियम को यहाँ पे बाहर फेंकना शुरू कर देता है। 3 सोडियम, 3 लोगों को बोलता है कि भैया तुम सब बाहर निकलो इसमें से, और बदले में इनको मिलता है 2 पोटेशियम। तो देख रहे हैं, बाहर निकलने वाले ज़्यादा, अंदर जाने वाले कम। तो फलस्वरूप क्या होगा कि बाहर जो है सोडियम की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब बाहर तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि दोनों का ऑस्मोलैरिटी बराबर ना हो जाए। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि अगर आप पानी पीते हैं, अगर वो आयंस की कमी है, मान लो कि पोटेशियम की कमी है, ज़्यादातर पोटेशियम की कमी होती है। सोडियम की मात्रा आप जानते हैं, रोज़ खाने में आप मसालेदार, वही नॉन कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न आप जो खाते हो, नमक वाला खाते हो, नमकीन खाते हो, तो लोग खाते रहते हैं, समोसा, पूड़ी, कचौड़ी सब खाते हैं, नमक की पर्याप्त रहे। लेकिन पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जिसको आपकी कमी होती रहती है। अगर पोटेशियम की कमी है तब आपको न तो पानी अंदर जाएगा, न तो पानी बाहर ही जाएगा, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा आयन दोनों के बीच में। फलस्वरूप आपके पैर में सूजन हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी आप पानी पीते, आपके पैर में सूजन हो जाता है। और तो और कभी कभी डॉक्टर साहब ने पानी लगाया तो कोई जरूरी नहीं कि ये पानी आपके कोशिका तक पहुंचे, क्योंकि अगर पार्टी को वो जो है कुछ सोडियम, कुछ पोटेशियम, कुछ कैल्शियम जो मात्रा आपके शरीर में पहले से नहीं है, तो वो पानी अंदर तक नहीं जाएगा, यहीं भरता जाएगा। फलस्वरूप आपके पैर में सूजन आ जाएगा, हाथ में सूजन आ जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ से ये वाला बटन दबा देंगे, ताड़ा से बंद हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पानी पीने का सही तरीका ये होता है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बराबर होना चाहिए। आपके बराबर मात्रा में कैल्शियम जो दूध में आता है, आपका खाने वाला सोडा है, आपका जो है नमक है, और आपका जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब के सही मात्रा में आपके शरीर में रहता है, तो उसको बोलते हैं
पानी पीने का सही तरीका। और लास्ट में एक जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको जानना है, जो पेट के अंदर होता है, मेंबरशिप। प्लीज आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं सही में, तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मात्र 60, 70, 80 रुपए का है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, जो कि बहुत न के बराबर है। अगर हमको इस तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम आपको इसी तरह से लंबे चौड़े साइंस आपको आसान भाषा में समझाने का जारी रहेगा। ओके, ये एक सबसे जरूरी चीज जो मुझे आपको बताना है, जो मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि अब पानी पीने से खड़े होकर पानी पीने से पानी जो है घुटने में आ जाता है। मेरा घुटना दिख रहा है ना? हाँ, घुटने में आ जाता है। अगर ऐसे करके पिएंगे तो इस घुटने में आता है, और ऐसे करके पानी पीते हैं तो पानी इस घुटने में आ जाता है। लेकिन हमने ऐसा कोई साइंस नहीं पढ़ी है, प्लीज़ आप सब, हमको पता नहीं आप सब एक कहाँ से सुन के आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भैया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा घुटने में ऐसा कोई स्टोरेज नहीं है जो पानी खड़े होकर पानी पिएंगे घुटने में जाएगा। ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि पलथी मार के बैठ के पीना चाहिए कि खड़े होकर पीना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी जैसे भी पियोगे पानी आपके पेट में ही जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो कि जो अंतरिक्ष में रहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो लोग रहते हैं, उनका वहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पैर ऊपर है कि पैर नीचे हैं, कुछ भी नहीं पता रहता। आप जैसे भी पानी पियो, ऐसे उड़ते हुए पानी पियो, ऐसे करके पानी पियो, सब पानी पेट में ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जो है ऐसे मिथ से बचें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, मेंबरशिप, तो आपको इसी तरह से और भी जानकारी मिलती रहेगी। अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फ़ायदा हुआ तो 4 ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिससे लगता है उनको ये वीडियो देखना चाहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।